Hello students, welcome back to your social science class. Yesterday we started reading chapter number 5 of geography, water surrounding the earth. We read about different water bodies and oceans. We also read about the process of water cycle, various movements of ocean water. We read about the waves. Now let's continue with our next topic, ocean currents. The ocean current is the continuous movement of a mass of water in a particular direction. Ocean current एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मास ऑफ वाटर की कंटिन्यू मूवमेंट है. ओशन करंट्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप. ओशन करंट टू टाइप के होते हैं, दैट इज़ कोल्ड करंट एंड वार्म करंट. कोल्ड करंट और वार्म करंट दो तरह के ओशन करंट्स होते हैं. तो ओशन करंट ओशन के वाटर की कंटिन्यू मूवमेंट है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. ओशन करंट टू टाइप के होते हैं, cold currents and warm currents. These are formed due to heating and cooling of the ocean water. ये जो cold current हैं और warm current हैं, ये ओशन वाटर की हीटिंग और कूलिंग के कारण फॉर्म होते हैं, क्रिएट होते हैं. अगर ओशन वाटर में हीटिंग होती है तो वार्म करंट क्रिएट होते हैं. अगर ओशन वाटर में कूलिंग होती है तो कोल्ड करंट जनरेट होते हैं. वी नो दैट कोल्ड वाटर इज़ डेंसर देन द वार्म वाटर. हम सभी जानते हैं कि जो कोल्ड वाटर होता है वो वार्म वाटर के कंपैरिजन में अधिक डेंस होता है. ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर की हायर डेंसिटी के कारण इट सिंक्स डाउन बिलो द वार्म वाटर. ये वार्म वाटर के नीचे सिंक हो जाता है, चला जाता है. Thus the cold water of the polar region moves slowly toward the equator along the bottom of the ocean. तो इस तरह से जो कोल्ड वाटर होता है पोलर रीजन्स का, वो धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ मूव करता है ओशन वाटर के बॉटम की तरफ से. मतलब ओशन में नीचे की तरफ, उस ओशन के बॉटम से इक्वेटर की तरफ मूव करता है. वार्म वाटर नियर द इक्वेटर मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ द ओशन टुवर्ड द पोल. और जो गर्म पानी होता है वो इक्वेटर के पास आ जाता है अलोंग द सरफेस ऑफ ओशन टुवर्ड द पोल्स. ओशन के सरफेस के सतह के साथ बहता हुआ ये पोल्स की तरफ से मूव करता इक्वेटर के पास आ जाता है. इन दिस मैनर, इस तरह से ओशन करंट्स आर कॉज्ड. ओशन करंट उत्पन्न होते हैं. इन द गिवन मैप, दिए हुए मैप में यू कैन ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मेजर ओशन करंट्स इन द वर्ल्ड. आप वर्ल्ड के कुछ इम्पोर्टेंट ओशन करंट्स के बारे में पढ़ोगे. दीज करंट्स टेंड्स टू मूव टुवर्ड द राइट इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. ये जो करंट हैं ये नॉर्थन हेमिस्फीयर की राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. और साउथर्न हेमिस्फीयर की लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं. नॉर्थन हेमिस्फीयर की राइट डायरेक्शन में और साउथर्न हेमिस्फीयर की लेफ्ट डायरेक्शन में ये जो ओशियन करंट हैं ये मूव करते हैं. जनरली वार्म करंट फ्लो अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कंटिनेंट while cold current flow along the west coast of the continent. जनरली जो वार्म करंट्स होते हैं वो कंटिनेंट्स की ईस्ट कोस्ट में फ़्लो करते हैं, जबकि जो कोल्ड करंट होते हैं वो कंटिनेंट्स की वेस्ट कोस्ट के साथ फ़्लो करते हैं. यू कैन सी इन दिस गिवन मैप मेजर ओशन करंट्स. जो रेड कलर के एरो से शो किए गए हैं ये वार्म करंट्स हैं, और जो ब्लू या ब्लैक एरो से शो किए गए हैं ये कोल्ड करंट्स हैं. जो वार्म करंट हैं वो इक्वेटर से साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ मूव करते हैं, और जो कोल्ड करंट हैं वो पोल्स से इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं.
The ocean currents play an important role in influencing the climate of coastal regions of the continents. Ocean currents कंटिनेंट्स के कोस्टल रीजन्स के क्लाइमेट को प्रभावित करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इफ़ ए वार्म करंट पासिस अलोंग द कोस्ट, अगर एक वार्म करंट कोस्ट के पास होता है, इट रेजिज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है. एंड मेक्स द प्लेस वार्मर देन द सराउंडिंग एरियाज, और सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा गर्म कर देता है उस एरिया को. सिमिलरली कोल्ड करंट्स मेक द एडजॉइनिंग कोस्टल एरिया कोल्डर, और जो कोल्ड करंट होते हैं अपने आसपास वाले एरियाज़ को, कोस्टल एरियाज़ को ठंडा कर देते हैं. तो गर्म करंट होते हैं वो एरियाज़ को गर्म कर देते हैं, और जो कोल्ड करंट होते हैं वो उन्हें ठंडा कर देते हैं. इन कोस्टल एरियाज़ वार्म ओशन करंट्स काज रेनफॉल, कोस्टल एरियाज़ में वार्म ओशन करंट्स के कारण रेनफॉल होती है. देयरफॉर इन्फ्लुएंस इट्स क्लाइमेट मेकिंग इट वार्म एंड मॉइस्ट. इस तरह से ये उन एरियाज़ के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, उन एरियाज़ के क्लाइमेट को वार्म कर देते हैं और मॉइस्ट कर देते हैं, नमी वाला कर देते हैं. कोल्ड करंट्स ऑन द अदर हैंड टेंड टू मेक द क्लाइमेट कूल एंड ड्राई. जो कोल्ड करंट होते हैं वो क्लाइमेट को कूल और ड्राई कर देते हैं. दस दीज ओशियनिक करंट्स मॉडिफाई द क्लाइमेट इन द कोस्टल रीजन. ये कोस्टल रीजन्स के क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं. Another interesting characteristic is that the confluence of warm and cold current provides ideal conditions for plentiful growth of plankton, which is food for the marine life. दूसरा जो इंटरेस्टिंग करेक्टरिस्टिक है, विशेषता है कोल्ड और वार्म करंट्स की, वो ये है कि यह प्लैंकटन जो एक समुद्री पौधा होता है उसकी ग्रोथ के लिए अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं. जो प्लैंकटन है वो समुद्री जीवों के फूड का कार्य करता है, मतलब मैराइन लाइफ, समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं का भोजन होता है प्लैंकटन, जो पौधा है, समुद्री पौधा कहते हैं इसे. तो जो वार्म और कोल्ड करंट्स होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए आइडियल्स कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं. These areas serve as major fishing grounds. यह एरिया मेजर फिशिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोल्ड और ओशन करंट्स के कारण जो एरियाज़ क्रिएट होते हैं वहाँ पे मछली पालन करना आसान हो जाता है. इंक्रीजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, इस तरह से यह ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देते हैं. ओशन करंट्स आल्सो हेल्प इन नेविगेशन. ओशन करंट नेविगेशन में भी हेल्प करते हैं, नौकाएं चलाने में भी यूजफुल होते हैं. नेक्स्ट टाइड्स. टाइड्स आर द पेरियोडिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ ओशन वाटर. एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान ओशन वाटर के लेवल में जो राइज एंड फॉल होता है उसे टाइड्स कहा जाता है. दे आर काज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन. जो टाइड्स हैं वो मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण आती हैं. टाइड्स अकर ट्वाइस ए डे. टाइड्स दिन में 2 बार अकर होती हैं. व्हेन द लेवल ऑफ वाटर राइजेस, जब वाटर का लेवल बढ़ जाता है, इट इज़ ए हाई टाइड. तो जो टाइड होती है वो हाई टाइड होती है. व्हेन द लेवल फॉल्स, जब वाटर का लेवल कम हो जाता है, इट इज़ अ लो टाइड, तब उस वाटर में लो टाइड आती है. समटाइम्स हाई टाइड्स एनेबल बिग शिप्स टू एंटर द हार्बर और सेल आउट ऑफ द हार्बर. कई बार जो हाई टाइड्स होती हैं वो शिप्स को हार्बर में एंटर करने में हेल्प करती हैं, या फिर उस हार्बर से, उस समुद्री अड्डे से बाहर निकलने में सहायता करती हैं. कलकत्ता पोर्ट इन इंडिया. इंडिया का जो कलकत्ता पोर्ट है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टाइडल पोर्ट. यह टाइडल पोर्ट का एक एग्जाम्पल है. नाउ ए डेज टाइडल एनर्जी इज़ हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द कोस्टल एरियाज. इन दिनों में टाइडल एनर्जी का यूज कोस्टल एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है. टाइडल एनर्जी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. टाइडल एनर्जी का इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स है.
तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो टाइड्स हैं वाटर में, समुद्री वाटर में जो टाइड्स आती हैं उनको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसका यूज नौकाएं चलाने में, पोर्ट एरिया में किया जाता है, शिप को एंटर करने में और शिप को बाहर निकालने में टाइडल एनर्जी का यूज किया जाता है। डू यू नो द टाइम इंटरवल बिटवीन अ हाई टाइड एंड ए लो टाइड इज 6 hours 13 minutes। एक हाई टाइड और लो टाइड में जो टाइम इंटरवल होता है वो 6 hours 30 minutes का होता है। हाजी अली दरगाह लोकेटेड इन अरेबियन सी। हाजी अली दरगाह अरेबियन सी में लोकेटेड है, जो मुंबई में है। इन मुंबई इज़ लाइव एग्जाम्पल ऑफ हाई एंड लो टाइड। यह हाई और लो टाइड का एक लाइव एग्जाम्पल है। वन कैन विजिट द दरगाह ओनली व्हेन इट इज़ लो टाइड। तो कोई भी पर्सन इस दरगाह में तभी जा सकता है जब समुद्र में लो टाइड हो, हाई टाइड में वो नहीं जा सकते। इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन टू मैन। ओशंस की मैन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? द ओशन फैसिलिटेट कंट्रीज एंड रीजन्स टू ट्रेड विद वन अनदर। ओशंस कंट्रीज़ की हेल्प करते हैं कि वो एक एरिया से दूसरे एरिया में, मीन्स एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करे। ओशन रूट्स के थ्रू गुड्स हैं वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री में पहुंचाई जाती हैं। गुड्स कैन बी मूव्ड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी बाय शिप। शिप के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वस्तुएं हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। एंड द ट्रांसपोर्टेशन इज़ चीपर देन एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो सी रूट से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से सस्ता होता है। Marine environment provide animal and plant life for food and trade in abundance। Marine environment जो समुद्री एरिया का वातावरण होता है वो एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ के लिए, एनिमल्स और प्लांट की लाइफ के लिए फूड प्रोवाइड करता है, उनके रहने के लिए आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। एंड ट्रेड इन अबंडेंस और व्यापार करने में हेल्पफुल होता है। द ओशियन दस आर अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड। इस तरह से ओशियंस फूड का वैल्यूएबल सोर्स हैं। सम ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल्स रिसोर्सेज आर आल्सो फाउंड इन द ओशियन फ्लोर। ओशियन के फ्लोर के ऊपर वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे मिनरल ऑयल, मैग्नीज, नोड्यूल्स, गोल्ड, प्लेटिनम, निकल, कॉपर एंड कोबाल्ट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं वैल्यूएबल मिनरल्स के जो ओशंस के फ्लोर पे डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। सेवरल कंट्रीज आर टैपिंग मिनरल ऑयल एज सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए बिग वे। बहुत सारी कंट्रीज़ मिनरल ऑयल को सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में अच्छी तरह से यूज कर रही है। हाउएवर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द डीप ओशन फ्लोर एज अ सोर्स ऑफ मिनरल इज स्टिल एट एन अर्ली स्टेज। तो जो ओशन फ्लोर पे जो मिनरल ऑयल्स पाए जाते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन है, उनका यूज है वो अर्ली स्टेज में ही है अभी ये। इन फ्यूचर इट इज़ होप्ड दैट द ओशन विल सर्व एज अ मेजर सोर्स ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स। ये उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है कि फ्यूचर में जो ओशंस हैं वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंट सोर्स रहेंगे। तो ओशन फ्लोर पे इम्पोर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल ऑयल मिलता है और इन मिनरल्स को सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है। ये अभी अर्ली स्टेज पे ही हैं, फ्यूचर में इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा और ये हमें ओशंस से ही मिलेंगे। केस स्टडी ऑफ सुनामी। इन दिसंबर 2004 गिगनेटिक वेव्स द लाइक ऑफ विच वर never seen before crashed into the coastal region in many parts of the world। दिसंबर 2004 में बहुत बड़ी बड़ी सी वेव्स, गिगनेटिक सी वेव्स
जैसी पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। क्रैश्ड इनटू कोस्टल एरियाज, वो कोस्टल एरियाज में क्रैश करके एंटर हो गई। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में। वॉशिंग अवे पीपल, एनिमल एंड होम, वो अपने साथ लोगों को, एनिमल्स को और इवन लोगों के घरों को भी बहा कर ले गई। देयर वर अनप्रेसिडेंटेड लॉसेस, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, इतने ज़्यादा नुकसान हुए थे लोगों के। एंड द होल वर्ल्ड वाच्ड इन हॉरर, और पूरे वर्ल्ड को, संसार को डर में देखा जा सकता था। मतलब इतनी बुरी तरह से सुनामी आई थी वर्ल्ड में कि जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ था, जिसकी किसी ने कामना भी नहीं की थी, उम्मीद भी नहीं की थी। तो उतने ज़्यादा लॉस हुए थे और सारे वर्ल्ड को हॉरर में, डर में देखा जा सकता था। गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें NGOs कहा जाता है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, शॉपकीपर, स्कूल्स, कॉलेजेस प्रोवाइडेड रिलीफ टू द विक्टिम्स बाय डोनेटिंग मनी, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, बेडिंग, टेंट एट्सेट्रा। तो इन सभी लोगों ने, जो पीड़ित लोग थे, सुनामी से पीड़ित लोग थे, उन्हें रिलीफ पहुंचाने के लिए दान दिया था। कुछ लोगों ने डोनेट की थी मनी, कुछ ने क्लॉथ्स दिए थे, कुछ ने मेडिसिन्स, किसी ने बेड प्रोवाइड किए थे, टेंट प्रोवाइड किए थे, ताकि उन विक्टिम्स को कुछ रिलीफ प्रोवाइड करवाया जा सके। तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज थी, स्कूल्स, कॉलेजेस में शॉपकीपर ने, सभी ने डोनेट किया था इन सुनामी विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए। मीडिया प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग पब्लिक हेल्थ फॉर द विक्टिम्स। मीडिया ने पब्लिक हेल्थ उन पीड़ितों तक पहुंचाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो उन्होंने दूर दूर के लोगों से हेल्प ली थी और उस हेल्प को विक्टिम्स तक पहुंचाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। डू यू नो ह्यूज सी वेव्स आर कॉल्ड सुनामी? क्या आप जानते हो बड़ी बड़ी जो सी वेव्स होती हैं उन्हें सुनामी कहा जाता है। विच इज़ ए जैपनीज़ नेम, सुनामी एक जैपनीज़ नेम है। दीज वेव्स आर काज्ड बाय द अर्थक्वेक, ये जो वेव्स हैं वो अर्थक्वेक के कारण आती हैं। अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन, या फिर वाटर वोल्केनिक इरप्शन के कारण आती हैं। और एनी अदर सच सेवरल डिस्टर्बेंस, या फिर कोई और इस तरह की डिस्टर्बेंस होती है तो इस कारण से आती हैं। तो सुनामी किस कारण से आती है? समुद्रों के नीचे जो लैंड होती है, फ्लोर होता है, वहाँ पे अगर अर्थक्वेक आ जाए, वाटर वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, या कोई और इस तरह से डिस्टर्बेंस हो जाए, तो उनके कारण से समुद्रों में सुनामी आती है। You can see in picture high waves during tsunami, areas affected by tsunami. है वो caused by tsunami, विनाश, कितना विनाश हुआ था सुनामी के कारण? तो सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, उसके बाद श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ईस्ट अफ्रीका और वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ में सुनामी के कारण विनाश हुआ था। कीवर्ड्स: फिशिंग ग्राउंड्स, फिशिंग ग्राउंड्स क्या होते हैं? एन एरिया इन द ओशियन एंड सीज, ओशन और सीज में वो एरियाज वेयर फिश आर इन प्लेंटी एंड फिशिंग इज़ यूजुअली गुड, जहाँ पे बहुत सारी मात्रा में मछलियाँ पाई जाती हैं और मछली पालन करना अच्छा होता है, आसान होता है। प्लैंकटन, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, प्लैंकटन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट ड्रिफ्ट इन द अपर वाटर ऑफ द सी, जो वाटर सी के वाटर में ऊपर की तरफ बन जाते हैं। मोस्ट मैराइन क्रिएचर डिपेंड अपॉन देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड, ज़्यादातर जो समुद्री जीव हैं, क्रिएचर्स हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए इसी प्लैंकटन पे डिपेंड करते हैं। प्लैंकटन रिच जोन्स इन द ओशन मेक फूड गुड फिशिंग ग्राउंड, प्लैंकटन की जो रिच जोन्स हैं, अच्छी जोन्स हैं ओशंस में, वो अच्छे फिशिंग ग्राउंड बनाने में हेल्प करती हैं। स्ट्रीम फ्लो, ए पोर्शन ऑफ रन ऑफ दैट एंटर्स द रिवर वैलीज टू मूव टुवर्ड्स द ओशन। पोर्शन ऑफ रन ऑफ
स्ट्रीम फ्लो वाटर का वो पार्ट जो रिवर्स वैली में एंटर करता है ओशंस की तरफ फ्लो करने के लिए। सरफेस रन ऑफ द पार्ट ऑफ टोटल प्रेसिपिटेशन, टोटल रेनफॉल का वो हिस्सा दैट फ्लो ओवर द ग्राउंड जो ज़मीन के ऊपर धरती के ऊपर बहता है उसे सरफेस रन ऑफ कहते हैं। ट्रांसपरेशन, ट्रांसपरेशन मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ वाटर वेपर्स टू द एयर फ्रॉम प्लांट्स। वाटर वेपर्स का एयर से प्लांट्स की तरफ ट्रांसफ़र होना ट्रांसपरेशन कहलाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।